गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सोल ऑफ साइंस में। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है और उसके मैथमेटिकल डेरिवेशन को भी इसी वीडियो में देखेंगे। क्योंकि इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन बहुत ज़्यादा लेंदी है, इसीलिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप इस मैथमेटिकल डेरिवेशन को याद रख सकते हो एग्जाम के लिए भी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। व्हेन हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस आर स्कैटर्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड वेव स्मॉलर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट वेव। ठीक है, इसे समझते हैं इस ग्राफ से। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने एक ग्राफ लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंसिडेंट वेव एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा कि जब ये इससे टकराएगा तो मुड़ेगा और इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में मूव करा देगा। तो मान लेते हैं वो थीटा जो वेव है वो थीटा एंगल पर टर्न किया और जो इलेक्ट्रॉन है वो फाई एंगल पर टर्न किया इस डायरेक्शन में। तो कॉम्पटन इफेक्ट का कहना है कि ये जो फ्रीक्वेंसी होगा इंसिडेंट वेव का फ्रीक्वेंसी, देखिए ये इंसिडेंट वेव का फ्रीक्वेंसी आई है, तो ये हमेशा जो है ज़्यादा होगा इस फ्रीक्वेंसी से। यह है स्कैटर्ड वेव का फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर जो लैम्डा का वैल्यू होगा यानी कि वेवलेंथ का जो होगा वैल्यू वो कम होगा और यहाँ पर जो वेवलेंथ होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पर देखिएगा कि पहले जो है वेवलेंथ था वो लैम्डा था, वो चेंज होकर के लैम्डा डैश हो गया। तो लैम्डा डैश जो है वो एक बड़ा होगा, ठीक है, लैम्डा से। और फ्रीक्वेंसी अगर मान लेते हैं इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो म्यू था और ये म्यू डैश है। ठीक है, चेंज होने के बाद जो म्यू डैश हो गया फ्रीक्वेंसी, तो म्यू डैश जो है वो छोटा होगा इस फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, अब देखते हैं इसके डेफिनेशन में आगे। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड चेंज इन वेवलेंथ इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट। चेंज इन वेवलेंथ क्या होगा? सेकेंड वेवलेंथ क्या है यहाँ पर? लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। ये जो वैल्यू होगा इसका वही होगा कॉम्पटन शिफ्ट। ठीक है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा का वैल्यू आपको पता है, मैंने बता दिया कि लैम्डा डैश ये है क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा इसीलिए, क्योंकि लैम्डा डैश बड़ा है। तो चलिए अब इसके देखते हैं इसके मैथमेटिकल प्रूफ को। तो मैथमेटिकल प्रूफ को देखने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप इसे एग्जाम तक याद रख सकते हो। देखिए ये है ट्रिक। पूरा जो इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो दो पार्ट में डिवाइड हम कर सकते हैं। नंबर वन, आपको करना क्या है कि इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्क्वायर निकाल के उसे इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्क्वायर निकाल के घटा देना है। ठीक है, घटाने के बाद यहाँ पर कोई इक्वेशन आएगा, मानते हैं यहाँ पे कोई इक्वेशन आया। ठीक है, तो उस इक्वेशन में अगर m होगा, मास होगा, डेफिनेटली होगा जो कि, तो m को आपको रिप्लेस कर देना है m नॉट से। m नॉट क्या है यहाँ पर? रेस्ट मास। और ये है मूविंग पार्टिकल का मास। यहाँ पर मूविंग पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन। आप समझ जाइएगा ट्रिक को बढ़िया से जब एक बार देखिएगा तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास है क्या क्या। तो यहाँ पर हम पूरे सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, बिफोर कोलिजन यानी कि टकराव से पहले वी हैव एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। हम बात कर रहे हैं बिफोर कोलिजन के। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन मतलब क्या होगा? मैक्स प्लैंक ने अपने क्वांटम थ्योरी में बताया था कि किसी भी फोटोन की एनर्जी जो होती है वो होती है h मल्टीप्लाई बाय द उसकी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हो गया h न्यू, इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी न्यू थी। मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन, फोटोन का मोमेंटम क्या होगा? h न्यू अपॉन सी। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ जाएगा कि h न्यू अपॉन सी कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो देखिए उस चीज़ का जो कन्फ्यूजन है मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। देखिए मोमेंटम p इज इक्वल्स टू एम भी, आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा ये चीज़ हो। तो अगर मैं आइंस्टाइन के इक्वेशन E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर से m का वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा? m इज इक्वल्स टू E अपॉन सी स्क्वायर होगा। तो मोमेंटम क्या हो गया? P इज इक्वल्स टू m का वैल्यू क्या हो गया? E अपॉन सी स्क्वायर। देखिए c क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट। यहाँ पे v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द लाइट। दोनों तो सेम होता है, तो यहाँ पर हम इसे c लिख देते हैं क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को हम c से डिनोट करते हैं। तो ये c स्क्वायर से c कट गया तो इज इक्वल्स टू E का वैल्यू क्या होगा? E क्या था यहाँ पर? एनर्जी। एनर्जी क्या होता है फोटोन का? h न्यू अपॉन c हो गया। मोमेंटम का वैल्यू क्या निकला? h न्यू अपॉन सी। तो मैंने उस चीज़ को यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया h न्यू अपॉन सी। अब देखते हैं रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। रेस्ट मास को हम डिनोट कैसे करते हैं? m नॉट से।
तो आइंस्टीन के इक्वेशन से एम नॉट सी स्क्वायर हो गया यहाँ पर रेस्ट मास का एनर्जी। मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो मैंने यहाँ पर लिखा है ज़ीरो। क्यों? मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने आपको जैसे बताया था कि मास इंटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट द फर्स्ट टाइम, यहाँ पे बात कब कर रहे हैं हम? बिफोर कोलिशन। तो टकराव से पहले इसका जो वेलोसिटी था वो था ज़ीरो। ये हम कंसिडर करके चलेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर पे है, रेस्ट में है, तो वो हो गया m इंटू ज़ीरो यानी कि ज़ीरो। अब देखते हैं आफ्टर कोलिजन, टकराव के बाद। आफ्टर कोलिजन एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड वेव, स्कैटर्ड फोटोन, वो क्या होगा? एच न्यू डैश, क्योंकि चेंज हो गया था फ्रीक्वेंसी, किससे? न्यू से न्यू डैश में। मोमेंटम ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन, स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम क्या होगा? जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा था इंसिडेंट फोटोन का एच न्यू अपॉन सी, उसी तरह इंसिडेंट फोटोन का एच न्यू अपॉन सी, और उसी तरह स्कैटर्ड फोटोन का हो जाएगा एच न्यू डैश अपॉन सी, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी न्यू डैश हो जाता है चेंज होकर के। तीसरा एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, क्योंकि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम कब ले रहे हैं? आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि उसमें मोशन आ गया। एम भी इज इक्वल टू जीरो नहीं है इस बार, इसीलिए हम यहाँ पर एम सी स्क्वायर लिखेंगे। मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद मोमेंटम क्या होगा? एम भी मास इंटू वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी इस बार जीरो नहीं है। तो ये आपको दिया हुआ था। तो अब हम वापस अपने ट्रिक पे आते हैं। ट्रिक में क्या था? इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल कर निकालना है और उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। ये निकालेंगे, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालेंगे और दोनों घटा देंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, नाउ यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जो पूरे सिस्टम का जो एनर्जी होगा टकराव से पहले, यानी कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद, वो इक्वल होगा। तो एनर्जी यहाँ पर कितने प्रकार की थी? यहाँ पर सिर्फ दो प्रकार की एनर्जी थी, एक तो वेव का एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी। उसके अलावा कोई एनर्जी नहीं था। तो इलेक्ट्रॉन और वेव का एनर्जी पहले क्या था? पहले वेव का एनर्जी था एच न्यू, इंसिडेंट रे का फ्रिक्वेंसी न्यू, प्लस वहाँ पर रेस्ट मास था, तो इसीलिए यहाँ पर क्या था? एम नॉट सी स्क्वायर। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था उस समय उसका एनर्जी क्या था? एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखिए आफ्टर कोलिजन स्कैटर्ड वेव का एनर्जी क्या था? एच न्यू डैश, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा था, प्लस एम सी स्क्वायर, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं था, एनर्जी उसका था एम सी स्क्वायर। तो इस चीज़ में देखिए हम क्या करेंगे, एच को एक तरफ ले आते हैं और एच को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या होगा? एच वाले टर्म को, एच को कॉमन ले लेंगे इधर ला करके, तो क्या आ जाएगा? न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमें मिला। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने क्या कहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल, उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सॉरी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो बोथ साइड्स स्क्वायर करते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा? एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालते हैं, तो क्या होता है वो? ए स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का स्क्वायर, ये टोटल पे स्क्वायर आएगा, तो मैंने उसे अलग अलग कर दिया कि ये मल्टीप्लाई में है, प्लस बी स्क्वायर मतलब एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। टू ए क्या है? एच न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर टू ए बी इज इक्वल्स टू
एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन मिला। तो थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लेते हैं कि न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर है, तो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसे या और एच स्क्वायर, अब न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि क्या होगा न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि न्यू डैश। सिंपल फॉर्मूला है। प्लस इसे भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4 प्लस इसे तो एज इट इज रहने दीजिए 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4। इसे भी अलग कर देते हैं हम, तो हमें ये इक्वेशन मिला। तो h को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो इक्वेशन बनेगा वही हमारा हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इक्वेशन इस पार्टिकल के लिए। या देखिए एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर, याद रखिएगा न्यू पे पावर 12 नहीं है, डैश का स्क्वायर है ये, माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश। ठीक है, प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा लेंदी होगा बट ये इजी है, सिंपल कैलकुलेशन था यहाँ पर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हमारा इक्वेशन निकल गया, वो है इक्वेशन 1। अब हम निकालेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन। देखिए अब हम निकालेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बट हम देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक बार में नहीं लिख सकते हैं। कारण क्या है यहाँ पर कि 9th क्लास में हम क्या पढ़ते थे कि कोई पार्टिकल रखा हुआ है, वो उसे टकराया, वो उसी डायरेक्शन में मूव कर गया। लेकिन जब हमने 12th में इसे पढ़ा था, 11th में पढ़ा था, तो जब वो एक एंगल पे मूव करता है तो हम उसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, उसे एंगल के फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो हम यहाँ पर करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक बार एक्स एक्सिस के लिए निकालेंगे और एक बार वाई एक्सिस के लिए निकालेंगे और दोनों को सम कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर करके। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए हम निकाल रहे हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल जो हमारा मोमेंटम होगा कोलिजन से पहले वो इक्वल होगा टोटल जो हमारा मोमेंटम होगा कोलिजन के बाद उसके। तो सबसे पहले हमारा जो इंसिडेंट फोटोन है उसका मोमेंटम क्या है, एच न्यू अपॉन सी। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा था मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन एच न्यू अपॉन सी प्लस मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिफोर कॉलिजन यानी कि कॉलिजन से पहले, तो वो रेस्ट में था तो वहाँ पर 0 था उसका मोमेंटम, इज इक्वल्स टू। अब देखिए अब हम बात करेंगे आफ्टर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन में क्या था, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा था, तो यहाँ पर मोमेंटम क्या हो जाएगा उस रे का, एच न्यू डैश अपॉन सी। अब देखिए यहाँ पर हम सिर्फ एच न्यू डैश अपॉन सी नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर कलम को रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक एंगल है, ठीक है, यहाँ पर एक एंगल है। तो चूंकि हम यहाँ पर अलोंग एक्स एक्सिस का बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, इस एंगल के अकॉर्डिंग, हमें थीटा के अकॉर्डिंग बात करना है। हमें यहाँ पर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना होगा जो कि इस वेव को भी डिफाइन करे और एक्स एक्सिस को भी डिफाइन करे, क्योंकि हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल लूँ तो इस एंगल के लिए ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस बी, और ये क्या हो गया बेस, और ये हो गया क्या एच। तो बी और एच ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फंक्शन में होता है, कॉस में होता है और सेक में होता है। तो हम यहाँ पे कॉस ले लेते हैं, कॉस थीटा, ठीक है, याद रखिएगा कॉस थीटा में क्यों लिया, क्योंकि ये वही एंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि एक्स एक्सिस को और उस वेव को डिफाइन कर पा रहा है, इस वेव को डिफाइन कर पा रहा है। प्लस
मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर कॉलिजन, तो वो क्या था, mv मास इनटू वेलोसिटी। फिर से अगेन यहाँ पर देखिए मैंने पेन रखा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पे हमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना है जो कि एक्स एक्सिस को डिफाइन करे और इस इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को डिफाइन करे। तो इस एंगल के लिए देखिए ये क्या हो गया, b हो गया और ये हो गया h। b और h कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता है, कॉस और सेक में। तो यहाँ पे कॉस ले रहे हैं, कॉस थीटा, आप सेक भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड जो है c से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, ताकि ये बेस हमारा खत्म हो जाए, ठीक है, बेस में जो c बचा हुआ है वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा हमें, एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू डैश कॉस थीटा प्लस एम सी वी कॉस थीटा। सॉरी, यहाँ पर देखिए मैंने गलती से यहाँ पर थीटा ले दिया, लेकिन यहाँ पर फाई होगा क्योंकि यहाँ पे एंगल फाई है, ये एंगल फाई है, ठीक है, कॉस फाई। अब देखिए एच वाले टर्म को हम एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एच तरफ को एक करेंगे तो एच को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचा क्या, न्यू माइनस न्यू डैश कॉस थीटा प्लस एम सी वी कॉस फाई, सॉरी इज इक्वल्स टू एम सी वी कॉस फाई। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को ऐसे मत नहीं लिखता हूँ। यहाँ पर देखिए एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम सी वी कॉस फाई, ठीक है। हम इस इक्वेशन को ऐसे लेते हैं, हम यहाँ पर कॉमन नहीं लेते हैं अभी, ताकि सहूलियत हो सॉल्व करने में, ठीक है। वरना हम यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका इस ब्रैकेट के अंदर को स्क्वायर करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो डायरेक्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर करके ख़त्म कीजिए यहाँ पर कहानी। तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए कोई मतलब सिंगल टर्म है तो स्क्वायर कर दीजिए, हर टर्म का स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। हमें ये क्वेश्चन मिला। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं ताकि हमें आगे में प्रॉब्लम ना हो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या हो गया, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि माइनस यहाँ पर माइनस 2ab 2h स्क्वायर एच एच मल्टीप्लाई होगा तो एच स्क्वायर न्यू डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। ये हमारा इक्वेशन हमें मिला, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होती है कि सिंपल है यहाँ तक। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस का हो गया, वाई एक्सिस वाला ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, इसे इक्वेशन हम ए मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इक्वेशन मान करके फ़ायदा नहीं है। ए बी मानेंगे, दोनों सम करके जो आएगा उसे हम नंबर वाला इक्वेशन मान लेंगे, मतलब कि इक्वेशन 2 मान लेंगे। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। तो क्या होगा, बिफोर कोलिजन, जब हम बिफोर कोलिजन का बात करेंगे तो यहाँ पर इमेज को वापस देखिए, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो इंसिडेंट वेव है, ठीक है, उसका वाई एक्सिस के अलोंग, यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग थोड़ा सा भी झुकाव नहीं है। यानी कि हम इसने यहाँ पर शुरू में ही माना है कि ये जो इंसिडेंट वेव है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। तो जब एक्स एक्सिस के लिए मूव कर रहा है तो वाई एक्सिस के लिए जब हम मोमेंटम निकालेंगे तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस, क्योंकि अब देखिए इलेक्ट्रॉन तो पहले से यहाँ पर रेस्ट में था, उसका मोमेंटम हो जाएगा 0। अब आफ्टर कॉलिजन हम बात करेंगे, तो आफ्टर कॉलिजन इलेक्ट्रॉन का जो आफ्टर कॉलिजन जो वेव का मोमेंटम होगा वो क्या होगा, याद रखिएगा अलोंग वाई एक्सिस बात कर रहे हैं। तो देखिए वापस यहाँ पर कलम रखिए, ठीक है, और देखिए तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इस एंगल थीटा के लिए जो कि वाई एक्सिस को डिफाइन करे और साथ ही साथ ये जो वेव है इंसिडेंट वेव, सॉरी स्कैटर्ड वेव, उसको डिफाइन करे।
तो यहाँ पर साइन होगा, क्योंकि देखिए इस एंगल के लिए ये क्या हो गया, पी हो गया, ये एच हो गया। पी और एच कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता है, साइन में होता है, और एक कोसाइन में होता है। अब हम शुरू से ऊपर के इसमें साइन कॉन्स्टेंट का ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। और मोमेंटम क्या था, एच न्यू डैश अपॉन सी, ये था मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा प्लस मास इंटू वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी। सेम उसी तरह आपको करना है। यहाँ पर रखिए इस एंगल फाई के लिए ये हो गया एच, ठीक है, वाई एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस है ना एच, और ये हो गया हमारा, सॉरी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हो गया, वो हो गया एच, और ये हो गया पी। तो इस एंगल फाई के लिए वाई एक्सिस और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन को जो डिफाइन कर रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो होगा साइन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय साइन फाई, साइन फाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल इक्वेशन मिला। बिफोर तो मोमेंटम जीरो ही था, बाद में ये मिला। दोनों को हम लोग एक तरफ अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस एक, क्योंकि एक को अगर एक तरफ ले जाएंगे तो माइनस होगा ही, माइनस एम भी साइन फाई। अब देखिए सी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। देखिए सी को मैं यहाँ पर स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर कर रहा हूँ। एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस, अब देखिए माइनस है तो उसका स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, सी को इधर लाया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, स्क्वायरिंग बोथ साइड सिंपल। इसे इक्वेशन बी मान लीजिए। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस के अलाउंग। तो एक्स एक्सिस के अलाउंग हमें मिल गया, वाई एक्सिस के अलाउंग मिल गया, तो टोटल निकालने जाएंगे तो दोनों को सम कर देंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर एडिंग इक्वेशन ए एंड बी, एडिंग इक्वेशन ए एंड बी। इक्वेशन ए और बी को ऐड करेंगे, तो इक्वेशन ए और बी को हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है, आपको डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा। हमने देखिए यहाँ पर इक्वेशन जो है लिख दिया है, ये इक्वेशन ए था, ये इक्वेशन बी था, इन दोनों को सम करना है। तो यहाँ देखिए सम करते हैं ऐसे। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों एक ही इक्वेशन है, ठीक है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर ये कॉमन आ गया। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा फाइव और साइन स्क्वायर फाइव। तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, इज इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, ये इसको लिखा, प्लस देखिए ये एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर, एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर दोनों एक ही चीज़ है, कॉमन ले लेते हैं, एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अब देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा, कॉस स्क्वायर फाइव, देखिए यहाँ पर लिखने में गलती हुआ है, यहाँ पर थीटा था पुराने इक्वेशन में जो है, देखिए यहाँ पर इक्वेशन ए में एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, मैंने गलती से यहाँ पर फाइव लिख दिया था। तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये टर्म भी मल्टीप्लाई 1 माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश कॉस थीटा, इसे हम इक्वेशन जो है 2 मान लेते हैं। तो ये हमारा हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो है नेट मोमेंटम होता है वो हमारा यहाँ पर मिल गया। तो हम क्या करेंगे, आप जैसा कि मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हमें मिला था उसे हम घटा देंगे। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वेशन 2 - 1, ठीक है, इक्वेशन 2 - 1 यानी कि इक्वेशन 2 में हम इक्वेशन 1 घटा देंगे। तो इक्वेशन 2 तो हमारा यहाँ पर है, उसे हम मेजरिस कॉपी कर लेते हैं, एम स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश कॉस थीटा। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला। तो यहाँ पर देखिए ये है हमारा इक्वेशन 1, तो इसे भी हम लिख लेते हैं पहले, सीधा कर लेते हैं। एम के टर्म को इधर ले आता हूँ मैं, एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू
बाकी तो ये ऐसे ऐसे ही लिख देंगे इसे, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश, ठीक है, और सॉरी प्लस एम नॉट का स्क्वायर सी टू दी पावर 4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश मल्टीप्लाई बाय एम नॉट सी टू दी पावर सी स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसे घटा देंगे, ये नेगेटिव को साइन दे देते हैं हर टर्म के आगे, हम इसे घटाएंगे। तो जब इसे हम घटाएंगे तो देखिए क्या होगा, ये टर्म सेम सेम है, मतलब सेम नहीं सेम सेम है, तो ये कट जाएगा, ये टर्म एक ही है तो कट जाएगा, ठीक है। इतना तो ख़त्म हो गया कहानी इसका। अब यहाँ पर देखिए एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं, एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या हमारे अंदर में, सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये क्योंकि ऊपर में ये है माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस लिखिए, कॉमन क्या क्या आएगा यहाँ पर, इस टर्म को देखिए 2h स्क्वायर न्यू डैश कॉमन आ गया माइनस के साथ, तो क्या बचा हमारा 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव 1 होगा क्योंकि पॉजिटिव साइन था, तो यहाँ पॉजिटिव 1 माइनस, यहाँ पर देखिए नेगेटिव का साइन था, माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको सिंपल घटाना है, कुछ करना नहीं है यहाँ पर। बाकी इक्वेशन को सेम लिख दीजिए एकदम, प्लस एम नॉट का स्क्वायर सी टू दी पावर 4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। बाकी टर्म को हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। तो हमें ये मिल गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था ट्रिक में, क्या बताया था कि हमें ये क्वेश्चन मिल गया, अब हमें रिप्लेस करना है m को विद m नॉट से, यानी कि रेस्ट मास को मूविंग पार्टिकल के मास से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर इस m स्क्वायर को हमें रिप्लेस करना है, इसका मतलब, तो इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं मास और रेस्ट मास में और मूविंग पार्टिकल के मास में एक रिलेशन है, क्या है, m इज इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन रूट अंडर 1 माइनस सी स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हमारा रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए, या इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, दोनों पट्टी स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम नॉट का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या इसी चीज़ को हम अगर सी को यहाँ पर एलसीएम लेके ऊपर भेज दें तो क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा एम स्क्वायर का वैल्यू, एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए अपॉन सी स्क्वायर का उसे ऊपर ले जाते हैं हम, तो एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन मिला एम स्क्वायर का वैल्यू। तो मैं इसे इक्वेशन सी मान लेता हूँ और इस सी का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूँ, ठीक है। इस एम स्क्वायर के बदले ये एम स्क्वायर का ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो एम स्क्वायर का वैल्यू हमें क्या मिला, एम नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हुआ मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर देखिए अब एम स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, ठीक है। एम स्क्वायर के बदले हमने ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर बाकी क्वेश्चन लिख देते हैं, सी स्क्वायर ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा माइनस एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4 माइनस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। तो इससे ये ख़त्म हो गया। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, क्या, यहाँ पर देखिए क्या हमने मिस्टेक किया है कि हमने क्या किया, इक्वेशन 2 में 1 को हटाया है जब, तो ये टर्म तो पॉजिटिव होगा उस टाइम पे, ठीक है, और ये सारे नेगेटिव होंगे। क्यों, देख लीजिए क्या होगा, जब 2h स्क्वायर न्यू डैश को कॉमन ले लेते हैं, 2h स्क्वायर न्यू डैश को कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, +1
और यहाँ पर क्या बचा, माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा तब हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर आगे में क्या है, एम नॉट का स्क्वायर सी टू दी पावर 4। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसे घटा रहे हैं तो यहाँ पर इसका सबका साइन चेंज होगा ना, सबका साइन चेंज होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो उसी तरह जब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे इस इक्वेशन में, तो ये टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो यहाँ पर माइनस होगा, ये सारे टर्म पॉजिटिव होंगे तब जा करके, ठीक है। समझ में आया, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था कि जब हम इस इक्वेशन को घटा रहे हैं तो साइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो यहाँ पर ये हुआ। बाकी तो सब चीज़ वही है, एम का वैल्यू निकाल के हमने रिप्लेस किया, तो यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस होगा और ये सारे टर्म पॉजिटिव होंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ तक। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, एम नॉट का स्क्वायर सी टू दी पावर, देखिए क्या सी स्क्वायर सी टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस एम नॉट का स्क्वायर सी टू दी पावर 4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश। तो यहाँ से देखिए ये इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, एम नॉट का स्क्वायर सी टू दी पावर 4, एम नॉट का स्क्वायर सी टू दी पावर 4, 2h स्क्वायर नेगेटिव साइन है, इधर लेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 2h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2h न्यू माइनस न्यू डैश। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एच स्क्वायर एच से एच स्क्वायर का एच, यहाँ पे एच खत्म हो जाएगा। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, एच न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू न्यू माइनस न्यू डैश। अब देखिए हम क्या करते हैं कि न्यू डैश को जो है इधर हम डिवाइड कर देते हैं इधर आके, तो यहाँ पर क्या हो गया, एच 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर देखिए एम नॉट सी स्क्वायर फिर से छूट जाता है क्योंकि ये 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, तो ये हो गया एम नॉट सी स्क्वायर, यहाँ पे हमारा पास बचा एच 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इस एम नॉट सी को जो है इधर ले आते हैं, एक सी को, ठीक है, एम नॉट सी को इधर ले आया हमने इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं, न्यू डैश को इधर ला रहे हैं, न्यू अपॉन न्यू डैश, देखिएगा सेपरेट हम अभी कर दे रहे हैं, ठीक है, डैश सेपरेट कर दे रहे हैं, माइनस न्यू डैश न्यू डैश। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ सी बचा, क्योंकि एम नॉट और एक सी को हमने इधर ट्रांसफ़र किया है। क्यों किया है आपको पता चल जाएगा, देखिए यहाँ से न्यू कट जाएगा, न्यू डैश से न्यू डैश कट जाएगा, तो 80 को अंदर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बचता है, एच 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन एम नॉट सी इज इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू डैश माइनस सी अपॉन न्यू। अब देखिए सी अपॉन न्यू डैश क्या होता है, ये होता है लैम्डा डैश, ठीक है, लैम्डा। तो यहाँ पर क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम स्कैटर्ड वेव का है तो लैम्डा डैश यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे लैम्डा। तो इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, एच 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन एम नॉट सी इज इक्वल्स टू सी बाय न्यू डैश क्या होगा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू डेल लैम्डा। तो यही है हमारा चेंज इन वेवलेंथ, ठीक है, या आप कह सकते हैं कॉम्पटन शिफ्ट का इक्वेशन है ये, ठीक है, जहाँ पर हमने लैम्डा डैश माइनस लैम्डा का वैल्यू निकाला। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप इजीली जो है कॉम्पटन शिफ्ट का वैल्यू निकाल सकते हो। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।